अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ जीआईटी मॉड्यूल एंड रीनल मॉड्यूल। बहुत थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो जीआईटी मॉड्यूल का तो बस एक ही टॉपिक है, एंटी डायरियल ड्रग्स। ठीक है, तो हम वो करने जा रहे हैं। सो देयर आर 3-4 क्लासेस ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स: ओपियोइड्स, स्कैलिन प्लस पैक्टिन, ठीक है, बिस्मथ सबसैलिसाइक्लेट एंड ऑक्ट्रियोटाइड। ठीक है, ये 4 क्लासेस हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके क्लिनिकल यूजेस और उनके साइड इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में हमारे पास ओपियोइड्स सबसे इफेक्टिव एंटी डायरियल ड्रग्स हैं, जिसमें लोप्रामाइड, डाइफेनॉक्सिलाइट, एट्रोपिन और कोडीन यूज़ होती हैं। ठीक है, इनका ओपियोइड्स असल में क्या होते हैं? ओपियोइड्स न्यूरो साइंसेज मॉड्यूल के अंदर भी हैं। ओपियोइड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मली ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द पेन, डिप्रेशन। पेन को कम करने के लिए वो ओपियोइड रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, हम एग्जोजिनसली भी उन पर एक्ट ड्रग्स लेते हैं जो कि उन पेन को कम करती हैं। अब उस पेन का डायरिया से क्या ताल्लुक है? एक्चुअली वो जो पेन रिड्यूसिंग ड्रग्स होती हैं, जैसे मॉर्फिन उनकी सबसे सबसे मेजर ड्रग है। तो वो ड्रग्स क्या करती हैं, उनका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, या वो बहुत ज़्यादा एंटी डायरियल होती हैं। ठीक है, तो हम उनको जो है वो उनमें से वो वाली ड्रग्स जिनका ओपियोइड रिसेप्टर्स पर एक्शन कम है और एंटी डायरियल एक्शन ज़्यादा है, वो वाली मेडिसिन हम यूज़ करते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स के तौर पर, जिनमें से लोप्रामाइड है, डाइफेनॉक्सिलेट, एट्रोपिन है और कोडीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपियोइड्स आ गए और ये बहुत इफेक्टिव ड्रग्स होती हैं। मैकेनिज्म इनका क्या है? ये रिड्यूस मोटिलिटी बाय एक्टिंग ऑन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स, क्योंकि ओपियोइड रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में बहुत वास्ट हैं। ये जीआईटी पर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जीआईटी की लाइनिंग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और ये जीआईटी की मोटिलिटी को कम करते हैं। डायरिया में क्योंकि मोटिलिटी इंक्रीज हुई होती है, तो जब हम ओपियोइड वाली ड्रग्स देते हैं तो ये बाइंड करती हैं रिसेप्टर्स पर और जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर देती हैं। ठीक है, और इसको हम किसी भी डायरिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ अगेंस्ट नॉन स्पेसिफिक डायरिया। साइड इफेक्ट्स इनके क्या होते हैं? एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव मोटिलिटी को हमने कम किया होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो, और सीएनएस टॉक्सिसिटी विद डाइफेनॉक्सिलेट, एट्रोपिन, क्योंकि ये सीएनएस पर भी एक्ट करती हैं तो सीएनएस टॉक्सिसिटी हो सकती है। मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि ओपियोइड्स को असल में हम जो है वो पेन रिड्यूसर्स के, एनर्जेसिक्स के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास है कायलिन प्लस पैक्टिन। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो भी इन्फेक्शियस डायरिया होता है ना, उनमें जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं और जो एक्सेसिव फ्लूइड है, अच्छा, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को और फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। असल में डायरिया की अगर आपने पैथोलॉजी में उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी है तो क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सॉल्ट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की इनटू द जीआईटी ल्यूमिन, जिसकी वजह से फ्लूइड फॉलो करता है उनको और फ्लूइड कंटेंट ल्यूमिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास एब्जॉर्बेंट्स होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बेंट्स क्या करते हैं? उन फ्लूइड को जो है हमारे पास वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से डायरिया जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं डायरिया ड्यू टू डाइवर्टिकुलर डिजीज़। और साइड इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं? इसको बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको भी हम वास्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद है सबसैलिसिलेट, थर्ड क्लास है। ठीक है, इसमें प्रोटोटाइप ड्रग है बिस्मथ सबसैलिसाइक्लेट। ठीक है, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन अल्सरेटेड म्यूकोजा एंड एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स। ठीक है, वो जहाँ पर अल्सरेशन हुई हुई है, अच्छा, डायरिया में अल्सरेशन भी हो जाती है समटाइम्स, तो ये उनको उसको प्रोटेक्ट करती है और टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से डायरिया कम हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसको हम ट्रैवलर्स डायरिया में यूज़ करते हैं, बिस्मथ सबसैलिसाइक्लेट को। ठीक है, और ये इसका साइड इफेक्ट ये ब्लैक स्टूल्स कॉज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों एमसीक्यूज हैं, ट्रैवलर्स डायरिया वाला और ब्लैक स्टूल्स वाला। ठीक है, और जो हमारे पास ये है। ठीक है, उसके बाद है जी ऑक्टियोटाइड। ठीक है, ये क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। सोमेटोस्टेटिन एनालॉग दैट रिड्यूसेस मोटिलिटी प्लस सिक्रीशंस। हमारे जीआईटी में सोमेटोस्टेटिन या इंसुलिन लाइक पेप्टाइड होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जीआईटी की मोटिलिटी को और उसकी सिक्रीशंस को कम करता है, जिसकी वजह से डायरिया कम हो जाता है। और ये यूज़ होता है डायरिया ड्यू टू कार्सिनोइड एंड वीआईपी ट्यूमर्स। ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ये हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का भी इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो ये अगर इंसुलिन को इनहिबिट कर देगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और ग्लूकागॉन को कर देगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो ये था जी हमारे पास एंटी डायरियल ड्रग। बस ये इतना ही है। तो अब हम चलते हैं, अच्छा, हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं बिकॉज टॉपिक तो छोटा था। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायरियल ड्रग वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन्स? तो लोप्रामाइड हमने अभी पढ़ा है कि ये मोटिलिटी को कम करते हैं। उसके बाद है विच एंटी डायरियल ड्रग हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड इज यूज्ड टू ट्रीट ट्रैवलर्स डायरिया, बिस्मथ सबसैलिसिलेट। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोप्रामाइड? लोप्रामाइड मोटिलिटी को कम करता है क्योंकि ये ओपियोइड रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है, म्यू रिसेप्टर्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ लोप्रामाइड? ब्लैक स्टूल्स। अच्छा, इसमें
लोप्रामाइड सीएनएस टॉक्सिसिटी कॉज करता है, क्योंकि लोप्रामाइड जो है वो ओपियोइड से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडायरियल ड्रग्स इज अ म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एगनिस्ट? तो वी हैव लोप्रामाइड जो कि म्यू रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। विच एंटीडायरियल ड्रग इज नॉन ओपियोइड रिसेप्टर एगनिस्ट दैट रिड्यूसेस इंटेस्टिनल सिक्रीशन एंड मोटिलिटी? तो ये भी हमने लास्ट में पढ़ा है, ऑक्ट्रियोटाइड। ये नॉन ओपियोइड रिसेप्टर है और ये इंटेस्टाइनल सिक्रीशन और मोटिलिटी को कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ बिस्मथ सबसैलिसिलेट? तो ब्लैक स्टूल्स था इसके अंदर। On your way to examination, you experience a vulnerable feeling that an attack of diarrhea is imminent if you stopped at a drugstore. Which of the following antidiarrheal drugs could you buy without a prescription, even though it is related chemically to the strong opioid analgesic meperidine? तो डाइफेनॉक्सिलेट लेंगे, ठीक है। डाइफेनॉक्सिलेट नहीं, हम लोप्रामाइड लेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं, इसका सी है, यस लोप्रामाइड लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ओपियोइड रिसेप्टर पर एक्ट करता है। उसके बाद है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इज, हमारे पास ओपियोइड्स होते हैं, ठीक है, 9 का ए है, यस। सोमेटोस्टेटिन एनालॉग इज यूज्ड टू ट्रीट डायरिया रिलेटेड टू वीआईपी सिंड्रोम, ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है, ये इसकी प्रोटोटाइप ड्रग है। तो ये आप जो है ये चीज़ें आपने एमसीक्यू भी देख लिए। अब हम चलते हैं जी अगले मॉड्यूल के। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी पर, ठीक है। दिस इज इट। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दिस इज रीनल मॉड्यूल। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है डायूरेटिक्स। इसकी वीडियो जो है वो अपलोड हो गई हुई है, ठीक है। वो आपके पास एक और यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ में वहाँ पर थी, तो मैंने वो भी अपलोड कर दी है। मैं यहाँ से भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। डायूरेटिक्स होती हैं वो ड्रग्स जो कि डायूरेसिस कॉज करनी। डायूरेसिस होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायूरेसिस। हम डायूरेसिस करवाते क्यों हैं? जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा तो हम ये चाहेंगे कि वो फ्लूइड निकल जाए बॉडी से, तो वन ऑफ द रूट इज थ्रू द किडनीज। तो हम चाहेंगे कि डायूरेटिक्स वाली ड्रग्स हम यूज़ करें, ठीक है। तो डायूरेटिक्स में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं उसमें 1 2 3 4 एंड 5 क्लासेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ये नाम याद करनी है। लूप डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ये 5 हमारे पास जो हैं ये क्लासेस हैं। अब ये कौन कौन से लेवल पर एक्ट करती हैं ये भी लिखा हुआ है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, लूप डायूरेटिक्स हमारे पास असेंडिंग लिम्ब पर एक्ट करती हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ये थिन असेंडिंग लिम्ब पर करते हैं, या थिक असेंडिंग लिम्ब पर करती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कलेक्टिंग डक्ट पर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के लेवल पर। अच्छा, तो सबसे पहले है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। इनका साइड ऑफ एक्शन क्या है, पीसीटी है, मैकेनिज्म क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करते हैं। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना हमारे पास, वो बाइकार्ब आइन को, एक चैनल होता है कार्बन, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि ना ल्यूमिनल साइड ऑफ जो पीसीटी के सेल्स होते हैं उनकी ल्यूमिनल साइड पर प्रेजेंट होता है। लाइक आई यूज अ डायग्राम। तो डायग्राम किस तरह से होगी कि अगर ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स लगे होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स की जो ये ल्यूमिनल सेंटर में, ठीक है, ये उनकी ल्यूमिनल साइड पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, बाइकार्ब को एब्जॉर्ब करता है, बाइकार्ब आइंस को, ठीक है। तो जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज़ करेंगे, जैसे एसीटाजोलामाइड है, तो ये इनको ब्लॉक कर देगा इसकी एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। जब हम बाइकार्ब की एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बाइकार्ब ज़्यादा सिक्रीट होगा। तो जब बाइकार्ब ज़्यादा सिक्रीट होगा तो हमारे पास, तो हम इसको यूज़ करते हैं एडीमा विद एल्कलोसिस के पेशेंट में, ठीक है। यानी बॉडी में अगर एल्कलोसिस हुई हुई है ना, यानी एल्कलाइन यानी बाइकार्ब कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई हुई है, तो हम बाइकार्ब को रिलीज़ करवाते हैं ताकि वो एल्कलोसिस कम हो जाए। तो हम इसको एल्कलोसिस में यूज़ करते हैं, माउंटेन सिकनेस में यूज़ करते हैं, ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लोकोमा में भी तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हुआ है ना, फ्लूइड ज़्यादा हुआ है, तो हम फ्लूइड को निकालते हैं। तो हम फ्लूइड के साथ साथ यहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब जब होता है ना, तो सोडियम जो है वो, ठीक है, तो माउंटेन सिकनेस के पेशेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और एडवर्स इफेक्ट्स में अगर ज़्यादा बाइकार्ब रिलीज हो जाए तो अल्कलोसिस हो सकता है, सीडेशन है और पैरास्थीसिया है। उसके बाद सेकंड क्लास है हमारे पास लूप डायूरेटिक्स, जिसमें फिरोसामाइड एंड इथासाइनिक एसिड है। ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करता है, और ये क्या करता है, ये सोडियम पोटाशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है। ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। ये इसको इनहिबिट करता है और कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जब इसकी, तो फिर इसके यूजेस क्या होंगे, जब ये इनको जो है वो इनहिबिट कर देगा तो इनकी सोडियम की और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम ल्यूमिन में रहेगा, जिसकी वजह से वाटर उसको फॉलो करता हुआ उसमें आएगा, और जो है वाटर की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होगी। इसको यूज़ करते हैं हम एडिमा में, हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन में और हाइपरकैल्सीमिया में, क्योंकि ये कैल्शियम को भी रिलीज़ करवाता है। और मेटाबॉलिक हाइपरकैलेमिक एल्कलोसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी
ईयर में टॉक्सिसिटी हो तो उस केस में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये लेक्चर डिटेल से अपलोडेड है, आप वो डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। थायराइड डायरेटिक्स डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करते हैं। दे इनहिबिट सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर और ये कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करते हैं। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ इंसिपिडस में, ठीक है, एंड हाइपर कैल्सी यूरिया विद स्टोन, स्टोन की वजह से जो हाइपर कैल्सी यूरिया हो रहा है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करने के लिए। मेटाबॉलिक हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस साइड इफेक्ट्स हैं इसके, और सीरम ग्लूकोज लिपिड्स एंड यूरिक एसिड लेवल्स को इंक्रीज करता है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको हम कम यूज़ करते हैं। पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स हैं जो पोटाशियम आइंस को स्पेयर कर देती हैं, पोटाशियम आइन की एक्सक्रीशन को कम करती हैं। दे इनहिबिट एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर्स। ठीक है, जो एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर्स होते हैं, जब एल्डोस्टेरॉन नहीं बाइंड होगा तो वाटर की सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर उसको फॉलो करता हुआ नहीं आएगा सेल्स के अंदर, तो वो ल्यूमिन में ही रहेंगे और ल्यूमिन में फिर वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसको हम हाइपोकैलेमिया में यूज़ करते हैं क्योंकि ये पोटाशियम आइंस को एक्सक्रीशन को कम करता है, तो हाइपोकैलेमिया में हमें उनकी एक्सक्रीशन को कम करना होता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट्स में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। गायनेकोमैस्टिया इसका साइड इफेक्ट है ओनली ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन, इसकी जो ड्रग है सिर्फ वो गायनेकोमैस्टिया कॉज करती है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में हमारे पास आ जाता है मैनिटोल, जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूशन ट्यूब्यूल पर ही एक्ट करता है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है। इट ऑस्मोटिकली रिटेन वाटर इन ट्यूब्यूल बाय रिड्यूसिंग रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये इंट्राओकुलर प्रेशर कम करता है ग्लाउकोमा में। सोल्यूट हम इसको यूज़ करते हैं। सोल्यूट ओवरलोड इन रैंडोमायोलाइसिस, यानी मसल ब्रेकडाउन जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लड में सोल्यूट लेवल बहुत बढ़ जाता है, हीमोलिसिस में बढ़ जाता है, ट्यूमर लाइसिस में बढ़ जाता है, ब्रेन एडिमा में वैसे जो है वो बढ़ जाता है, तो ब्रेन एडिमा में फ्लूइड कॉन्टेंट भी बढ़ता है। खैर, तो जो इन वजह से सोल्यूट ओवरलोड हुआ है उसको रिलीज़ करने के लिए हम जो है वो ये वाली ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं। और एक साइड इफेक्ट्स में है हाइपोनेट्रीमिया फॉलोड बाय हाइपरनेट्रीमिया एंड हेडेक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसके डायूरेटिक्स हो गए हैं। दैट्स ऑल अबाउट डायूरेटिक्स। ठीक है, इनके डिटेल लेक्चर मैंने आपको बताया है कि अपलोड कर दिए हैं मैंने एक और आपकी यूट्यूब चैनल से, तो आप वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे लेक्चर हैं। ठीक है, MCQs की प्रैक्टिस चलिए हम कर लेते हैं। Which of the following diuretics will be most useful in the acute treatment of a comatose patient with traumatic brain surgery and cerebral edema? सेरिब्रल एडिमा का पेशेंट है, आई थिंक मैनिटोल यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमने मैनिटोल के बारे में पढ़ा है। हम इसी को देख लेते हैं। येस, तो मैनिटोल यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रेन एडिमा में मैनिटोल यूज़ होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ क्रोनिक थेरेपी विद लूप डायरेटिक्स। अभी हमने लूप डायरेटिक्स के साइड इफेक्ट्स में पढ़ा है, मेटाबॉलिक हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस होता है और ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। 50-year-old मैन हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ रीनल कॉलिक, यानी इसको किडनी पेन है, विद कैल्शियम कंटेनिंग रीनल स्टोन्स। कैल्शियम कंटेनिंग रीनल स्टोन्स हैं। अ केयरफुल वर्कअप इंडिकेट दैट ही हैज़ अ डिफेक्ट इन PCT कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन विच रिजल्ट्स इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन द ट्यूबुलर यूरिन। ठीक है, जो हमने केस पढ़ा है ना कि यहाँ पर कि ये कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है, स्टिल हम इसको हाइपर कैल्सी यूरिया विद स्टोन में दे रहे हैं। अच्छा, ये वो वाला केस है जब स्टोन हमारे पास ल्यूमिन में जो ल्यूमिन में हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, हाइपर कैल्सी यूरिया की वजह से स्टोन बन रहा है, यानी कैल्शियम इतना ज़्यादा यूरिन में आ रहा है कि वो ल्यूमिन में वो कैल्शियम इकट्ठा होकर स्टोन्स बना रहा है विद इन द ल्यूमिन ऑफ नेफ्रॉन। तो उसकी एक्सक्रीशन को कम करने के लिए कैल्शियम की हम ये वाली ड्रग्स देते हैं। अब हम दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा, ये ड्रग्स कौन सी हैं? थायराइड डायरेटिक्स हैं। ठीक है, तो अब अगर हम पढ़ें थायराइड डायरेटिक्स में हमारे पास अब which results in high concentration of calcium salts in tubular urine. The most useful diuretic agent in the treatment of recurrent calcium stones is thiazide diuretics, और इनकी प्रोटोथैलिडोन। ठीक है, ए वाली। ठीक है, तो थर्ड का हमारे पास ए आंसर हो गया। उसके बाद है अ ग्रेजुएट स्टूडेंट इज प्लानिंग टू मेक अ हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइंब इन साउथ अमेरिका व्हाइल ऑन वेकेशन, ही विल नॉट हैव टाइम टू क्लाइंब इट स्लोली टू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में अभी हमने पढ़ा था माउंटेन सिकनेस में सबसे पहले वाला। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एसीटाजोलामाइड। ठीक है, तो हम उसको एसीटाजोलामाइड देंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी आपको देख लीजिएगा, ये मैं आपको इलाज करके दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर आंसर्स के साथ आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।